वह आज हमारे देश और दुनिया को जिंदा रखने वाले किसानों को आतंकी समझ रहे हैं। आतंकी किस तरीके से समझ रहे हैं यह मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो है ये धान की पराली है। पीछे आप देखिए धान की पराली है। आज स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि जो हमारे देश का किसान इस पराली को अगर जला दिया तो पूरी दुनिया में हाय तौबा मच जा रही है। आज स्थिति यह हो चुकी है कि देश का जो प्रदूषण खराब हो रहा है, देश का जो वातावरण खराब हो रहा है, उसके पीछे किसानों को बताया जा रहा है। किसानों के ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आज हमारी जो सरकारें हैं यह इस तरीके से किसान के साथ गलत व्यवहार कर रही है कि अगर किसान कहीं भी पराली अगर जला दिया तो उसके ऊपर हजारों रुपए का जुर्माना ठोका जा रहा है, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, उसको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। लेकिन कभी सत्ता में बैठे बहुरूपिये यह जानने की कोशिश नहीं किए कि आखिर जो किसान है वह अपने खेत में पराली क्यों जला रहा है, पराली जलाने के पीछे का कारण क्या है। यानी कि अगर देश का अगर प्रदूषण खराब हुआ, दुनिया का प्रदूषण खराब हुआ तो उसके पीछे जिम्मेदार किसान हो गया। और ये सत्ता में बैठे जो भूखे हवस के जो ये शिकार करने वाले, ये हवस बुझाने वाले जो भेड़िए सत्ता में बैठे हैं, जो अपने पिछवाड़े में तेल मालिश कराते हैं, जब हजारों गाड़ियां अपनी रैलियों में बुलाते हैं तो उनके पीछे से जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण नहीं होता है, उससे प्रदूषण नहीं होता है। ये जो पूरे देश के अंदर जो कारपोरेट घरानों की चिमनियाँ चल रही हैं, जिससे दूषित हवा निकल रही है, दूषित धुआं निकल रहा है, उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है, उससे प्रदूषण नहीं फैल रहा है। लेकिन अगर किसान अगर कहीं जरा सा भी पराली जला दिया तो वहाँ क्या हो रहा है कि पूरा प्रदूषण का जिम्मेदार किसान हो रहा है। किसानों के साथ इतना गलत व्यवहार, इतनी जिल्लत झेल रहा है किसान कि आज किसान की हालत सिर्फ किसान का बेटा समझ सकता है, उद्योगपति और पूंजीपति नहीं समझ सकता। राजनीति में जो लोग घुसे हुए हैं आज चैनल पे आके डिबेट कर रहे हैं कि किसान पराली न जलाए। कहते हैं ना कि किसान पराली न जलाए, तो कम से कम ये सोचने का उनके पास मौका ही नहीं होगा कि आखिर किसान पराली जलाता क्यों है। आज स्थिति यह है कि अगर एक साबुन की टिकिया बनती है तो उस साबुन की टिकिया पर दाम लिखा जाता है, और दाम यहाँ लिखा जाता है कि कच्चा माल की ढुलाई का भाड़ा इतना, कच्चे माल का भाड़ा इतना, सरकार को टैक्स देने का भाड़ा इतना, मजदूर का जो सैलरी है मजदूरी इतना, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट लगाता है और प्रॉफिट लगा करके तब वह साबुन की टिकिया पर 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये दाम लिखता है। लेकिन किसान की स्थिति कभी किसी ने समझा, सोचने की कोशिश किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि सत्ता में बैठे लोग साबुन की टिकिया बनाते हैं, सत्ता में बैठे लोग माचिस की डब्बी बनाते हैं, सत्ता में बैठे लोग चिमनियों का दूषित धुआं उड़ाते हैं। लेकिन सत्ता में बैठे कोई किसान आदमी नहीं जाएगा। यह जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सारी पार्टियों की देन है कि आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी लड़ लीजिए, कितना भी आंदोलन कर लीजिए, लेकिन उनको संसद के अंदर एक भी किसान नहीं चाहिए, किसान का बेटा संसद के अंदर नहीं चाहिए। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जब वो टिकट देंगी तो उस समय जानते हैं क्या देखते हैं कि कितने करोड़ तुम्हारे अकाउंट में है। तो किसान के अकाउंट में तो करोड़ों रुपए होगा ही नहीं ना। किसान के ऊपर 10-20 लाख रुपए का कर्ज जरूर होगा, उसके ऊपर पास बैंक बैलेंस नहीं होगा। या किसी के अगर पास किसान के पास बैंक बैलेंस हो तो आप लोग बताइए, आप लोग बता दीजिए। लेकिन जब किसान को आतंकी घोषित किया जाता है, मजदूर को आतंकी घोषित किया जाता है, तो उसका परिणाम आपको बिहार जैसे दिखने को मिलेगा। बिहार को क्या कहा जाता है?
बिहार को किसानों का प्रदेश नहीं कहा जाता है, किसानों को मजदूरों का प्रदेश कहा जाता है। लेकिन इस लॉकडाउन में जब बिहार का मजदूर अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, पंजाब के रास्ते जब पैदल चल के बिना ट्रेन के सहारे भूख और प्यास से जब बिहार में पहुंचा है, तो बिहार में जब वोट डाली गई तो बिहार की स्थिति आपके सामने है। बड़ा जुमला फेंका गया, बड़े बड़े जुमलेबाज घूमे, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर घूमते रहे, लेकिन कहीं भीड़ दिखाई नहीं दिया। जातीय समीकरण बनाया गया कि फला जाति के नेता को हेलीकॉप्टर पे बैठा दो और हम जाति के नाम पे वोट ले लेंगे। लेकिन बिहार में इस बार जातीय समीकरण नहीं चला। बिहार में क्या हुआ कि अमीरों ने मजदूरों के साथ जो शोषण किया, सत्ता में बैठे लोग मजदूरों को प्रताड़ित किया, उसका परिणाम आप लोगों को सामने मिला है कि वहां जहां कि हमारे श्री 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 फेंकू 108 और हमारे जो है योगी बाबा महाराज बड़ी बड़ी रैली किए, लेकिन 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए। और जब इनकी रैलियों में 100 लोगों की भीड़ नहीं पहुंच पाई तो ये लोग जानते हैं क्या कर रहे थे? 3-3 मीटर दूर लोगों को बैठा के मुंह पे मास्क लगा रहे थे कि ताकि ये पता चले कि हमारे प्रधानमंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और वहीं विपक्ष की जब रैली हो रही थी तो वहां कितनी भीड़ थी आप लोगों को पता है? लाखों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था तो विपक्ष के लोगों के ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए था कि तुम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हो। तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और दुनियादारी से मतलब नहीं था, लेकिन इन लोगों ने जो लोगों को प्रताड़ित किया, मजदूरों को पीड़ित किया, उसका परिणाम यह रहा कि इनकी रैलियों में पैसा देने के बावजूद, पैसा दे के ये लोग भीड़ बुला रहे थे, लेकिन पैसा देने के बावजूद भी इनकी रैलियों में लोग जाने को तैयार नहीं हुए। अब अगर लोग ये कहें कि पैसा दे करके, दारू पिला करके वोट हम ले लेंगे किसी से, तो पैसा से और दारू से वोट मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि आज जो स्थिति है, जो राजनीति है, राजनीति की जो भागीदारी है वह युवा निभा रहा है। जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। तो आप लोग इसको ग्रुपों में शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि यह वीडियो जो है आगे चलता रहे। बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है इस पर। मैं आप लोगों को दिखाया कि ये देखिए पराली है, और इस पराली को लेके हरदोई से लेके लखनऊ से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, तमाम किसानों को मुकदमा लिखा गया, लेकिन किसानों का दर्द और किसानों का पीड़ा कोई जानने का नाम नहीं लिया। आज किसान की स्थिति क्या है पता है आप लोगों को? ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाज क्या कह रहे हैं? ये जुमलेबाज ये कह रहे हैं कि धान का एमएसपी जो है वो 1800 रुपये है, 1900 रुपये है, लेकिन आज धान 1100 रुपये में बिक रहा है। पिछले साल धान 1300, 1350, 1400 रुपये में बिका था, लेकिन इस बार धान कितने में बिक रहा है? महज 1100 रुपये। और इस बार बारिश नहीं हुई तो धान की जो सिंचाई है वह 6 बार 7 बार धान की सिंचाई हुई है, 6 बार 7 बार। और एक बार की सिंचाई का जो खर्च है 1 एकड़ का वो 1000 रुपये आता है। और धान की पैदावार कितनी हुई है प्रति एकड़? 15 कुंटल। उसमें 1.5 बोरी डीएपी डाला गया है, यूरिया डाला गया है, उसमें 1500 रुपये का बीज डाला गया है, 2000-2500 रुपये की जुताई हुई है। यानी अगर सारा आप खर्च मिला लेंगे तो 15 से 16 हज़ार रुपये कम से कम का खर्च, कम से कम का खर्च जो है वो 15 से 16 हज़ार। और धान कितने का हो रहा है? 13 से 14 हज़ार। यानी किसान अपने घर से जो है, घर से उसकी लागत नहीं निकल पा रही है। और लोग कहेंगे कि किसान कहाँ मर रहा है, किसान कहाँ मर रहा है, अंधभगत गालियाँ देंगे। आज स्थिति ये हो गई है कि जब किसान के यहाँ अगर कोई भी फसल होगी तो उसका दाम नहीं बढ़ता है, लेकिन जब भी अगर किसान के यहाँ से अगर फसल निकल करके अगर कारोबारियों के यहाँ पहुँच जाता है, बिचौलियों के यहाँ पहुँच जाता है,
जमाखोरों के यहाँ पहुँच जाता है तो उसका रेट बढ़ जाता है। जैसे आलू आप लोगों ने देखा होगा, इस समय 50 रुपये पहुँच चुकी है आलू। प्याज आपका जो है 80 रुपये 90 रुपये पहुँच चुका है। तो क्यों पहुँच चुका है? जब किसान के खेत में था तो 10 रुपये भी कीमत नहीं थी आलू की। अब प्याज तो 1 रुपये में। आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश के लोग पूरी प्याज को अपने खेतों में जुताई करा दिए थे, क्योंकि उस समय 100 रुपये कुंटल भी सरकार प्याज खरीदने को तैयार नहीं थी। 100 रुपये कुंटल भी प्याज नहीं ले रही थी। और जब वही प्याज जमाखोरों ने इकट्ठा कर लिया तो आज प्याज की कीमत कितना हो गई है? 70 रुपये, 80 रुपये और 100 रुपये। आलू की कीमत कितनी हो गई है? 50 रुपये। तो ये किसानों को पूरी तरीके से मारने का तरीका है। और यह तरीका इसलिए है कि किसान आज संसद के अंदर नहीं है, किसान आज विधानसभा के अंदर नहीं है। क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, यानी जितनी भी इस देश के अंदर पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि कोई किसान का बेटा, कोई ज़मीन पे काम करने वाला संसद या विधानसभा के अंदर पहुंच जाए। क्योंकि उनको पता है कि जब ये विधानसभा में पहुंचेगा, संसद में पहुंचेगा, तो ये जिद करके जो है किसानों के लिए और मजदूरों के लिए कानून बनवाने का पूरा प्रयास करेगा। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा देवीलाल का, आप लोगों ने नाम सुना होगा बंसीलाल का, आप लोगों ने नाम सुना होगा चौधरी चरण सिंह का। तो ये क्या थे? ये किसान थे, किसानों की लड़ाई लड़ते थे। और जब ये संसद के अंदर पहुँचे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुँचे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे पहुँचे, तो इन्होंने किसानों के लिए काम किया था। और जब किसानों के लिए काम किया तो किसान एक आवाज़ बना था, संसद हिल जाती थी। चौधरी चरण सिंह अगर जाके कक्षा 8 तक पढ़े थे, आज लोग डिग्री पूछते हैं लोगों की कि डिग्री क्या है। कक्षा 8 तक पढ़े थे लोग। आपने महेंद्र टिकैत का नाम सुना होगा, किसानों के नेता थे। महेंद्र सिंह टिकैत 8 तक पढ़े थे और बाकी चौधरी चरण सिंह ग्रेजुएट थे। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं थी कि वो हार्वर्ड में पढ़े थे या जा करके जो है पब्लिक विद्यालय में पढ़े थे, ये सब नहीं था। लेकिन इन लोगों ने जब सत्ता में गए तो किसानों के लिए काम किए थे। लेकिन जब पूंजीपति जब सत्ता में बैठेंगे तो किसानों का शोषण कैसे हो, ये उसके लिए काम करेंगे। लेकिन जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि हर साथी का ये अंगूठा दर्द कर रहा है। कोई भी साथी हमारा जो है इस वीडियो को शेयर नहीं कर पा रहा है। शेयर करने में उसको तकलीफ